मैं प्रजावत्सल राम सिंह, मैं मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। आज दोस्तों, जैसे कि अपन कल से बेसिक केमिस्ट्री के सेशन स्टार्ट किए, उस पहले सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या चीज़ होती है? परमाणु एक ऐसा कण होता है जो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है और अविभाज्य होती है। फिर सन 1808 के जॉन डाल्टन के 4-5 जो अभिकृत थे, वो दोस्तों मैंने बताया आपको। उसके बाद 1811 में एमेडियो आवोगाद्रो द्वारा दिए गए परमाणु व अणु के अंतर को अपन ने स्पष्ट किया। उसी क्रम में दोस्तों अपन ने समपरमाणविक, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक अणुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस समग्र रूप से मैंने परमाणु और अणु में जो मुख्यतः 4 अंतर होते हैं वो स्पष्ट किए। आज के बेसिक केमिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का अपने सेशन का टॉपिक रहेगा दोस्तों, परमाणु के मूलभूत कण कि परमाणु किससे बना होता है। तो ये कल अंतर में आ गया था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि अणु किससे मिलकर बना होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से अणु बनता है दोस्तों। तो आज अपन जो परमाणु के मूलभूत कण पढ़ रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आज ही मैं बता दूं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षाओं के लिए और साथ में बेसिक केमिस्ट्री के रूप में सभी के लिए उपयोगी रहेगी। कंपटीशन में विज्ञान मेरे द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा कि विज्ञान के सारे सेशन आपके लिए उपयोगी हो। साथ में ही दोस्तों आज याद दिला दूं कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट शाम को 4 बजे जारी करने वाला है, जिसको लेके 11 लाख अभ्यर्थी उत्सुकता से, उनके अभिभावक और बच्चे ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो मैं उन अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर मेरे चैनल से विजिट करें। और मेरे चैनल पे दिए गया एक वीडियो है कि बेहतरीन स्ट्रीम का चुनाव कैसे करें, 10वीं पास उत्तीर्ण को बिना किसी प्रेशर के बच्चे को कैसे विषय दिलाए ताकि उसकी इच्छा के अनुसार उसका भविष्य सुदृढ़ बन सके। तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक बार मेरे चैनल पे विजिट करके आप भले सब्सक्राइब करें या नहीं करें, उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने वैसे फेसबुक पे भी पोस्ट डाली हुई है, जो मित्र मेरे फेसबुक से जुड़े हुए उन्होंने देखी होगी, मैंने कल ही डाल दी थी। मैं आज सेशन में, सुबह के सेशन में आपको बोल भी देता हूँ। अब शुरू करेंगे दोस्तों आज के अपन उन सभी के बेहतर परिणाम की मूल कामना के साथ मैं परमाणु के मूलभूत कण बताऊंगा। तो सबसे पहले 20वीं सदी जो थी अपनी, उसके प्रारंभ में ही सर जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने प्रयास किया और ये ज्ञात किया कि जो परमाणु है वो 3 मूलभूत कणों से बना होता है। तो उसी क्रम में पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा दोस्तों होता है न्यूट्रॉन। अब उसी संदर्भ में अपन दोस्तों प्रयोग सहित इलेक्ट्रॉन की खोज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज, सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इस प्रकार का प्रयोग किया गया था। तो सर इलेक्ट्रॉन के जो अध्ययन है वो कैथोड किरणों के अध्ययन से अपन को ज्ञात हुआ। कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कैथोड पे ऋणावेश होता है और एनोड पे क्या होता है? धनावेश होता है। और जो बाद में कैथोड किरणें होती है वो सर उत्पन्न कहाँ की जाती है? तो कैथोड किरणें जो दोस्तों होती है वो कांच की एक बंद नली में उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, कांच की एक बंद नली है, साथ में ये निर्वात है, यानी इसमें बिल्कुल वैक्यूम किया हुआ है, बिल्कुल हवा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, निर्वात पंप यानी के द्वारा सारी हवा खींच के बाहर निकाल दी गई है। साथ में इस नली में दाब भी कम कर दिया जाता है। तो इस नली को क्या कहेंगे दोस्तों? अपन कैथोड किरणें नली, या आप कह सकते हो उसको विद्युत विसर्जन नली। और सर इस प्रयोग में क्या होता है कि ऐसे ही एक विद्युत विसर्जन नली में एक तरफ एनोड का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तरफ कैथोड का लगाते हैं। कैथोड पे मैंने बताया था ऋणावेश होता है और एनोड पे क्या होता है? धनावेश। और उसके बाद में यहाँ पे उच्च विभव स्रोत लगाते हैं।
ठीक है, उच्च विभव स्रोत यानी विद्युत धारा का प्रवाह लगाते हैं। उसके बाद में जब इसको प्रयोग को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में कि जो ये कैथोड लगा हुआ है, इस कैथोड पे किरणें उत्पन्न होती है, यानी ऋणावेश पे किरणें उत्पन्न होती है और ये किरणें क्या होती है, धनावेश की ओर गमन करनी शुरू हो जाती है, तीव्र गति से करती है, सीधी रेखा में सरल रेखा में गमन करती है। बाद में मालूम पड़ा कि ये जो किरणें हैं जो माइनस से प्लस की ओर जा रही है, एनोड क्या होता है सर, प्लस होता है और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। मैंने पहले बता दिया, लिखा भी हुआ है। तो कैथोड से जो किरणें निकली वो सीधी रेखा में सरल रेखा में गमन करती है, साथ में ही क्या होती है, ये ऋण आवेशित किरणें होती है और इन्हीं किरणों को बाद में क्या नाम दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। तो देखिए किस तरह कैथोड किरणों के जो होती है वो कांच की बंद नली में उत्पन्न की जाती है। कांच की ये जो बंद नली होती है विद्युत विसर्जन नलिका की भांति कार्य करते हैं, यानी आप इसको दोनों नाम कह सकते हो। साथ में दोस्तों नली में से देख लो, मैंने पहले बता दिया, नली में से क्या वायु निकाल कर दाब कम कर दिया जाता है, वायु बिल्कुल निकाल दी जाती है और प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल कम कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में सर ये किया जाता है, सूक्ष्म प्रयोग है। और इलेक्ट्रॉन जब परमाणु दिखता है तो इलेक्ट्रॉन क्या दिखेगा वो आप अंदाजी लगा सकते हो। और इसी के साथ नली में से लगे धातु के दो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है दो, एक कैथोड और एक एनोड, इन दोनों के मध्य क्या लगा देते हैं सर, अपन उच्च विभव स्रोत ये लगा देते हैं। ये एक प्रकार के बैटरी का साइन है सर, जो बड़ा टर्बो लगाते हैं, उच्च विभव स्रोत हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं। तो क्या होता है सर, ये करने के बाद, ये स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि कम दाब की ओर, फिर कम दाब जहाँ होगा वहां की ओर कैथोड से विशिष्ट किरणें निकलेगी और किसकी ओर गमन करेगी, एनोड की ओर, यानी -2 किसकी ओर गमन करेगी, प्लस की ओर। ये किरणें कैसे होती है सर, सरल रेखा में गमन करती है और तीव्र गति से गमन करती है। साथ में इसमें आवेश कैसा होता है सर, ऋण आवेश होता है। और बाद में जब अध्ययन किया तो अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है और तीव्र गति वाले ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। और ये ऋण आवेशित कण ही दोस्तों क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो परमाणु का मूलभूत जो कण, जो मौलिक कण कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है। कारण क्या है दोस्तों, कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है। बिना इलेक्ट्रॉन के आप किसी परमाणु की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में पाया जाता है, अतः ये परमाणु का क्या है, मौलिक कण है, यानी मूलभूत कण में सबसे पहला नंबर आता है, वो किसका आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आता है। तो सर ये इतना सारा प्रयोग किया, वो किसने किया, तो इसके खोज करता होंगे दोस्तों, ध्यान में रखना, अपने कंपटीशन में भी पूछते हैं। और बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो सेकेंडरी बोर्ड में आए वो केमिस्ट्री स्टार्ट करे तो उससे पहले परमाणु पढ़ना पड़ेगा। तो इसके जो खोज करता रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे जे थॉमसन रहेंगे। और सर इस पे ऋणावेश कितना रहेगा, ऋणावेश का मान जो विद्युत धारा में भी अपने काम का आता है, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉनों का ही प्रभाव होता है, आवेश जब उत्पन्न होता है तो ऋणावेश का मान होता है, इकाई ऋणावेश का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और द्रव्यमान रहता है दोस्तों 5.487 गुणा 10 की घात -AMU। AMU क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में बोले तो अपन परमाणुकीय द्रव्यमान इकाई, यानी दोस्तों हर किसी चीज को मापने की इकाई होती है। वैसे ग्राम में भी माप सकते हैं। AMU भी ग्राम की भांति एक इकाई है जिसमें किसी का द्रव्यमान मापा जाता है। और द्रव्यमान थोड़ा मैं से बता दूं यहाँ पर दोस्तों, आप इसके संबंध में विज्ञान में अगर अनभिज्ञ हो तो ये शब्द भी आता है भार। तो भार और द्रव्यमान में मैं अंतर बता दूं कि भार जो होता है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जबकि द्रव्यमान कभी भी किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है। तो भार क्या होता है, जैसे अपन इस चंद्रमा पे चले गए मान लो और 72 किलो गए तो वहां अपना 1/6 भाग रह जाता है, यानी सर अपन मात्र 12 किलो के रह जाते हैं। जबकि द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं होता। द्रव्यमान किसी चीज का जो होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। तो पहले जो कण के मूलभूत कण के रूप में अपन ने जो देखा दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके माध्यम से हुई सर, कैथोड किरणों के अध्ययन के माध्यम से हुई। किसने की, जे थॉमसन ने। क्या किया सर, इसके लिए एक विद्युत विसर्जन नलिका लगाई, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड और एक कैथोड, उन दोनों के मध्य क्या लगाया, उच्च विभव स्रोत। और बाद में सारी हवा को निकाल दिया, यानी वैक्यूम कर दिया इसको निर्वात पंप के द्वारा। तो कम दाब की ओर, फिर बाद में जब उच्च विभव लगाया तो कम दाब की ओर ये किरणें रवाना हुई
और इन किरणों को अध्ययन करने पर देखा कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, साथ में दोस्तों ये तीव्र गति से गमन करती है, और आवेश देखा गया तो ये ऋण आवेशित से युक्त किरणें थी। तो इनका अध्ययन करने के बाद इनका नाम दे दिया गया क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अब नाम किसने दिया, ये भी दोस्तों कई बार पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, तो आप उस वैज्ञानिक का नाम भी याद रखेंगे। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, और खोज करता थे इसके कौन, जे थॉमसन। ठीक है ना, जनक कोई भी हो सकता है, संतान को कोई भी जन्म दे सकता है, प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कण मिला उसका नाम किसने दिया। तो परीक्षा में ये भी कई बार आता है कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो स्टोनी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, तभी खोज किसने की, जे थॉमसन ने। आवेश भी आपको पूछ सकते हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और द्रव्यमान दोस्तों याद रखना 5.487 गुणा 10 की घात -4 AMU। तो ये परमाणु का पहला जो मूलभूत कण था इलेक्ट्रॉन की खोज। इसके बाद दोस्तों अपन दूसरे कण की ओर चलते हैं, प्रोटॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई वो भी एक छोटे से प्रयोग द्वारा अपन समझेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में देखते हैं प्रोटॉन की खोज। अगले क्रम में अपन जो परमाणु का मूलभूत कण एक पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रॉन, उसी क्रम में दूसरा कण पढ़ते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे जिस प्रकार ऋणावेश था, प्रोटॉन पे अब धनावेशित आवेश होगा। किस तरह होगा, कैसे इसकी भी खोज हुई वो देखेंगे। 1889 में एक्चुअल में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ठीक उसी तरह से प्रयोग किया था जैसे इलेक्ट्रॉन पे प्रयोग किया था। उसने भी इसी तरह विद्युत विसर्जन नली ली थी, निर्वात पंप लगाया था, और एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था, और उच्च विभव स्रोत लगाया था। लेकिन इसकी खासियत थी कि सर यह जो कैथोड प्रयोग किया था वो छिद्रमय कैथोड यानी छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया था। तो छिद्रित कैथोड का प्रयोग करने के कारण यहाँ थोड़ा सा प्रयोग डिफरेंट रहेगा। जब इसमें क्या होता है, गोल्डस्टीन ने 1889 में विसर्जन नलिका के मध्य छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया, और कम दाबों पर जब इस पे विद्युत प्रवाहित कर दी तो एक प्रकार की किरणें उत्पन्न हुई जो इलेक्ट्रॉन से विपरीत वहां पे कैसे चल रही थी, -2 प्लस, और यहाँ पे चलेगी +2 माइनस, यानी कि माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन से ठीक विपरीत। ठीक है, वो किरणें उत्पन्न होगी जो एनोड से निकल के कैथोड की ओर गतिशील होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही थी, जो कि ये किरणें कैथोड किरणों के छिद्रों से निकलकर विसर्जन नलिका की जो ये दीवारें हैं, या दीवारों पर क्या उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। इनको बाद में धन किरणें कहा गया, एनोड किरणें कहा गया, और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की तो इसको गोल्डस्टीन किरणें भी कहा गया। यानी 2-3 नाम कहे गए, धन किरणें भी इनको कह सकते हैं, एनोड किरणें भी कह सकते हैं, और गोल्डस्टीन किरणें। यानी उस प्रयोग और इस प्रयोग में सिर्फ दोस्तों इतना अंतर है कि यह जो कैथोड है वो छिद्र में कैथोड का प्रयोग किया गया, और ठीक उसी तरह से विद्युत विभव वगैरह सारा लगाया गया। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग करने पर फिर पाया गया कि जो किरणों का चलना था वो माइनस से प्लस की ओर न होकर प्लस से माइनस की ओर, यानी कि एनोड से कहाँ हुआ, कैथोड की ओर। और बाद में जो ये किरणें निकली ये इसकी दीवारों पर, यहाँ पर विसर्जन नलिका की दीवारों पर चमक उत्पन्न की, और इन किरणों को बाद में क्या नाम दिया गया, या तो धन किरणें कह दो, एनोड किरणें कह दो, या गोल्डस्टीन ने खोज की थी इसलिए इन किरणों को क्या कह दिया गया, गोल्डस्टीन किरणें। और रदरफोर्ड द्वारा हाइड्रोजन से प्राप्त इन धन किरणों के धनावेशित कणों का नाम, यानी इसका नामकरण करता कौन थे, रदरफोर्ड। इन्होंने इसका नाम दे दिया प्रोटॉन। या भी दोस्तों वहां स्टोनी ने नाम दिया था, या नाम देने वाले रदरफोर्ड का है, और खोजकर्ता कौन रहेंगे, यहाँ पे गोल्डस्टीन रहेंगे। उसके बाद सर इस पे इकाई धनावेश कितना होता है, ऋणावेश था या धनावेश रहेगा, तो 1.6020 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। और द्रव्यमान कितना रहेगा दोस्तों, 1.6726 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। वायुवी में इकाई थी, यहाँ पे ग्राम में होती है। और सर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर होता है। तो दोस्तों उस प्रयोग और इस प्रयोग में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो कैथोड लिया गया वो वहां पे कैथोड और एनोड को दोनों को आमने सामने लिया गया था, बिल्कुल यहाँ भी आमने सामने है, लेकिन वहां विद्युत विभव जो लगाया था वो दोनों ओर से, दोनों सिरों से लगाया था विसर्जन नलिका के, यहाँ बीच में से लगाया है। और कैथोड भी कैसा प्रयोग किया है, छिद्र में कैथोड, जिसमें किरणों का जो गमन है
वो माइनस से प्लस की ओर न होके कैसे हो गया इस प्रयोग में प्लस से माइनस की ओर, और गोल्डस्टीन को इसकी खोज का श्रेय जाता है। तो आप लिख सकते हैं खोजकर्ता इसके सर कौन होंगे, खोजकर्ता तो आप परीक्षा में आए तो लिख देना गोल्डस्टीन, लेकिन नाम किसने दिया सर, नाम दिया इसका रदरफोर्ड ने। किसने नाम दिया, रदरफोर्ड ने। तो ये दोस्तों था अपना दूसरा मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन का, सॉरी परमाणु का, जिसे कहा गया प्रोटॉन, जिसपे धनावेश होता है। इससे पहले उस पढ़ा वो था अपना इलेक्ट्रॉन, उस पर ऋणावेश था। धनावेश और ऋणावेश द्रव्यमान, दोस्तों धनावेश का भी मान याद रखना, द्रव्यमान का मान भी याद रखना, परीक्षा में इन्हीं को पूछा जाता है, या फिर खोज करता है, या फिर उनके खोज करता, या उसका नामकरण किसने किया था। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जनरल साइंस में आते हैं और अपने वहीं गलत हो जाते हैं। बाकी कोई प्रयोग तो आने से रहे कोई कंपटीशन में, बाकी आपको समझाया, इसलिए प्रयोग भी ध्यान में रखना कि किस प्रकार से उत्पन्न किन्हें हुई थी। तो ये था दोस्तों अपना दूसरा मूलभूत कण प्रोटॉन। अब तीसरे क्रम में अपन दोस्तों लेंगे न्यूट्रॉन। जो तीसरा कण है उसकी खोज कैसे हुई, किसके सुझाव से हुई और किस प्रकार हुई और कैसा उस पर आवेश होगा, वो अपने नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं। टर्म में अपन परमाणु का मूलभूत जो कण रह गया है एक, उसको लेंगे, उसका नाम है न्यूट्रॉन। काफी समय तक जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब तक यही माना गया कि किसी भी उदासीन परमाणु का अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका योग कर दो, उसका द्रव्यमान क्या है, ज्ञात हो जाएगा। और इस तरह कई वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया और उसने कुछ ज्ञात किए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार ज्ञात किए, तब उसको आभास हुआ कि वहां तो दुगना उत्तर आ रहा है। कैसे दुगना, जैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो आप आवर्त सारणी देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 118 तत्व। तो जैसे कार्बन 6 पे आता है तो उसका परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है तो उसका परमाणु भार 16 होता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है तो उसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होना चाहिए, और फिर ये दुगना कैसे होने लग गया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि कुछ न कुछ मिस्टेक तो है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई ना कोई इसमें कण है, तभी इसका जो द्रव्यमान है एक्चुअल नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है, लगभग दुगना आ रहा है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब सुझाया तो कहते हैं कि जेम्स सेडविक नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने दोस्तों क्या किया कि ऐसे बेरिलियम और बोरॉन जैसे जो हल्के तत्व होते हैं उसमें अल्फा कणों की बोछार करके क्या प्राप्त किया, एक तत्व प्राप्त किया जो बिल्कुल निरावेशित था, और उस कण को क्या नाम दिया गया दोस्तों, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में प्रमुख तथ्य आप देख लेंगे। न्यूट्रॉन की खोज जो है परमाणु क्रमांक की खोज के बाद ही हुई, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि परमाणु क्रमांक जब मिलेंगे तभी मालूम पड़ा कि उसका भार जो मिला वो दुगना मिलने लगा। उदासीन परमाणु में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के समान होनी चाहिए। भाई 6 नंबर पे है तो फिर 3 परमाणु इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। उदासीन परमाणु तो उसी को कहेंगे, क्योंकि प्लस को माइनस काट देगा। प्लस के 3 और माइनस के 3 क्या है, गणित जानते हो आप, प्लस के 3 और माइनस के 3 कुछ भी नहीं है, उदासीन है। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के समान होती है। लेकिन इस आधार पे तो किसी तत्व का क्या है, परमाणु में उपस्थित जो भी द्रव्यमान होगा वो क्या हो, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का कुल द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन ऐसा दोस्तों हुआ नहीं, और सभी तत्वों का जब वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया तो पाया गया कि तत्वों के परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के कुल द्रव्यमान का दुगना होता है। और ये दुगना आते ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सुझाया कि कुछ न कुछ इसमें और कोई तत्व है, उस तत्व की खोज की जाए। तो इस आधार पर जेम्स सेडविक ने प्रयोग किया, उसने हल्के तत्व लिए, बेरिलियम, हीलियम, बोरॉन ऐसे तत्व लिए, और उसमें अल्फा कणों की बमबारी की दोस्तों, एक मशीन गन की तरह एक पर बौछार की और एक सूक्ष्म कण प्राप्त किया, और वो कण था सर दोस्तों कौन सा, न्यूट्रॉन। और पाया गया कि ये तो बिल्कुल विद्युत उदासीन है, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं था। तो ये न तो प्लस न माइनस, इस पे आवेश कैसा रहेगा दोस्तों, N0, यानी न्यूट्रॉन पे आवेश होता ही नहीं है, निरावेशित होता है। और परीक्षा में कई बार आता है परमाणु का कौन सा मूलभूत कण निरावेशित या विद्युत आवेश रहित होता है, तो लिखना आप दोस्तों क्या, न्यूट्रॉन। तो इसकी खोज किसने की दोस्तों,
सुझा भले रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन खोज का श्रेय किसको जाएगा? जेम्स चैडविक। यानी कभी आ जाए न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो दोस्तों क्या लिखना है आपको? जेम्स चैडविक। तो इसी क्रम में अपन ने ये जो तीनों तत्व पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणावेश, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे निरावेश, यानी जीरो का मतलब ये है कोई आवेश नहीं। क्या सर ये तीन ही कण होते हैं क्या, अन्य कण नहीं होते? तो ध्यान में रखने के लिए दोस्तों अपने कॉम्पिटिटिव भाई बंधु भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि ये भी एग्जाम में पूछते हैं, इसके अलावा भी कण नहीं होते क्या? आगे जब साइंस पढ़ते हैं, जनरल साइंस से आगे 11th 12th और कॉलेज करते हैं तो और भी कई कण आते हैं। जैसे दोस्तों एक पॉजिट्रॉन कण के कण आता है, और अपन को ज्यादा नहीं पूछेगा, खोजकर्ता पूछ सकता है और कई बार पूछा भी है, मैंने देखा है। तो पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? CD एंडरसन। मेसोन कण का खोजकर्ता कौन होगा? युकावा। न्यूट्रिनो कण का खोजकर्ता कौन होगा? पॉलिंग। और एंटी प्रोटॉन का कौन होगा? सैगरे। तो आप दोस्तों ध्यान रखना, 4 कण और मैंने बताया ये अन्य प्रमाणीय कण है। इनसे अलावा जो ये तो मूलभूत संरचना में आ जाएंगे। तो संरचना सब निकल के सामने कैसे आएगी, तो छोटी सी मैं आपको बता दूं, अब तक पढ़ा उसके आधार पे इस तरह की संरचना रदरफोर्ड ने सुझा दी। ठीक है, जो उसके मॉडल में अपन देखेंगे, इसको नाभिक का और ये परमाणु का क्या हो जाएगा? बाह्य भाग। इस बाह्य भाग में तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, और नाभिक वाले भाग में P+N यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 जने रहेंगे। यानी तीनों जो रहने का क्रम है वो इस तरह की संरचना होगी। एक परमाणु ये गोला होगा, उसके केंद्र में क्या होगा? नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, और बाह्यतम कक्षाओं में जो घूमेगा वो क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन निरंतर रूप से चक्कर लगाता रहेगा। इसके अलावा जो परमाणु कण है वो दोस्तों एक बार और देख लेंगे। पॉजिट्रॉन खोजकर्ता CD एंडरसन, मेसोन खोजकर्ता युकावा, न्यूट्रिनो खोजकर्ता पॉलिंग, और एंटी प्रोटॉन दोस्तों खोजकर्ता सैगरे। तो आज का जो सेशन था दोस्तों, अपने परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कैसे उनकी खोज हुई, कैसे जरूरत पड़ी, किस प्रकार से की, किसने की, सारा मैंने जहां तक मेरी कोशिश थी। कंपटीशन में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके मुख्य खोजकर्ता, द्रव्यमान, आवेश वगैरह आपको याद करना है, और साथ में मैंने अन्य परमाणु कण भी बता दिए। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मैं बताऊंगा, अब ये जब कण आ गए तो उनकी रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जैसे सामान्य व्यवस्था मैंने ऐसी बताई है, तो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बताएंगे। उसी क्रम में अपन थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, उनके परमाणु मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु प्रतिरूप वाला सेशन है, इसका अगला जो सेशन रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपना परमाणु प्रतिरूप या मॉडल्स ऑफ एटम, जो किस किस ने दिए और कैसा दिए वो अपन दोस्तों देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।